Hello everyone. So in this lesson we will be continuing with the basic concepts of social welfare administration. तो कुछ concepts हमने पिछले lesson में किए थे जैसे कि social service, social work, social welfare administration. Now दो और concepts हैं social change and social justice. इनको हम cover करेंगे इस lesson में. Okay, so this is the part 2 of basic concepts. Let's get started. So first we have social change. Now what is change? Change मतलब जब कुछ बदल रहा है, okay? Something which is varying. जब कुछ बदलता है, that is called change. बदलाव. So now change means differentiation in anything observable over some time. तो जब किसी भी चीज में ओवर टाइम हम देखते हैं कि कुछ बदल रहा है, कुछ डिफरेंशिएशन है, कुछ डिफर कर रहा है, देन वी से कि वहां पे कोई ना कोई चेंज आया है. सो इफ वी फील दैट देयर इज एन ऑल्टरेशन वी कॉल इट अ चेंज. अगर कुछ ऑल्टर हुआ है, ऑल्टर होना, डिफर करना, वेरी होना, चेंज, ये सारे एक ही बात है. ओके, इफ दिस चेंज इज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई चेंज हो रहा है सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सोशियोलॉजी के अंदर, दैट इज इट इज रिलेटेड टू सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, देन इट इज सोशल चेंज. तो जब कोई सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सोसाइटी में कुछ चेंज होता है, then we call it as social change. Now let us have a look at some definitions. Now according to Fichter, change means variation from previous state or mode of existence. तो Fichter बोलते हैं क्या कि चेंज क्या है? वेरिएशंस. पहले की जो स्टेट थी उसमें कुछ वेरिएशंस आ गई हैं, कुछ चेंजेस आ गए हैं, कुछ ऑल्ट्रेशंस आ गई हैं. दैट इज कॉल्ड चेंज. नाउ नेक्स्ट इज किंग्सले डोरिस. किंग्सले डोरिस क्या बोलते हैं? किंग्सले डोरिस बोलते हैं दैट बाय सोशल चेंज इज मेंट ओनली सच ऑल्ट्रेशंस as occur in social organization that is structure and functions of society. ये बोलते हैं that सोशल चेंज सिर्फ वही चेंजेस हैं, सिर्फ वही ऑल्ट्रेशन है जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में होती है, मतलब जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर या फंक्शंस को अफेक्ट करती है, उसमें जो चेंजेस आती हैं दे फॉर्म सोशल चेंज. नेक्स्ट वी हैव मेरिल एंड एल्ब्रिज. मेरिल एंड एल्ब्रिज क्या बोलते हैं? सोशल चेंज मीन्स दैट लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स are engaging in activities that differ from those which they or their immediate forefathers engaged in some time before. Now this is interesting. ये क्या बोल रहे हैं? सोशल चेंज कब बोलते हैं हम? जब बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो डिफर करता है उस काम से जो उनके पूर्वज करते थे. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर पूर्वज ज़्यादातर लोगों के एग्रीकल्चर करते थे, बट अब उन्हीं फैमिलीज की जो फ्यूचर जनरेशन हैं वो एग्रीकल्चर ना कर कुछ और प्रेफर कर रहे हैं, मे बी इंजीनियरिंग, मे बी डॉक्टरी, मे बी समथिंग एल्स. सो दैट इज अ सोशल चेंज. ओके, तो जब ऐसे पैटर्न्स में चेंज आता है कि पहले लोग कुछ और कर रहे थे, उन्हीं फैमिलीज के लोग एक मेजर लेवल पर बहुत सारे लोग कुछ और एक्टिविटीज में एंगेज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल चेंज अकॉर्डिंग टू मेरिल एंड एल्ब्रिज. नेक्स्ट इज एमडी जेनसन. एमडी जेनसन क्या बोलते हैं? सोशल चेंज इज मॉडिफिकेशन इन वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल. लोगों का सोचने का तरीका जब बदलता है, लोगों के काम करने का तरीका बदलता है, वो जो चेंजेस हैं, वो जो मॉडिफिकेशंस हैं, दोज आर नोन एज सोशल चेंज अकॉर्डिंग टू एमडी जेनसन. नाउ व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोशल चेंज. सोशल चेंज कैसे कैसे हो सकते हैं? तो ये बेसिकली 3 टाइप्स कह सकते हैं हम हैं, या फिर 3 पैटर्न्स हैं सोशल चेंज के. फर्स्ट इज लीनियर चेंज. लीनियर का मतलब होता है लाइन, स्ट्रेट लाइन. तो मतलब जब चेंज एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ओके, तो इट इज चेंज इन वन डायरेक्शन, जनरली लीड्स टू प्रोग्रेस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज फॉर गुड, also referred to as of evolutionary change sometimes. तो जैसे हम humans जो है हम धीरे धीरे evolve किए हैं. ओके, सो इट इज said that, जिसे हम कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे किसी टाइम में, दे रिजेंबल्ड मंकी. ओके, और हम धीरे धीरे इवॉल्व होकर क्या बन गए हैं? ह्यूमन बींग्स बन गए. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर चेंज. ओके, अब ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो मंकी बन जाएंगे फिर से, या वट एवर द पर्टिकुलर जो स्पीशीज है वो बन जाएंगे, नहीं. ठीक है, तो हम एक ही डायरेक्शन में जो है चेंज हो रहा है. ओके, दिस इज कॉल्ड लीनियर चेंज. इसको हम, जैसे कि यहाँ लिखा है, एवोल्यूशनरी चेंज भी बोलते हैं. एवोल्यूशन हुआ है किसी चीज का.
ओके स्टार्टिंग में सपोज कोई बैक्टीरिया था या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, धीरे धीरे वो इवॉल्व होकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आने लगे, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आने लगे। इवोल्यूशनरी चेंज या फिर लीनियर चेंज जो एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग चेंज। फ्लक्चुएटिंग क्या है, कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे जा रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, जैसे हम इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी में हम देखते हैं कभी इन्फ्लेशन हो रही है कभी डिफ्लेशन हो रही है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो है कभी ऊपर जा रहा है रेट्स, कभी कम जा रहे हैं, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लक्चुएटिंग चेंज, जो फ्लक्चुएट कर रहा है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ओके। सिमिलरली एक एग्जाम्पल है पॉपुलेशन के अंदर, जैसे सपोज किसी एरिया के जो रेशो है, ओके लेट्स इग्नोर दिस, किसी एरिया में जो सेक्स रेशो है वो गर्ल्स की कम है, ओके लेकिन कभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ऐसा होता है कि वो सेक्स रेशो चेंज हो जाती है, तो दैट इज अ फ्लक्चुएटिंग चेंज, ओके वो चेंज हो सकती है। या फिर अगर कहीं किसी एरिया के पॉपुलेशन में जो है ओल्ड एज के लोग बहुत ज़्यादा हैं, ओके बट कभी ना कभी से टाइम आएगा जब ओल्ड एज के लोग खत्म हो जाएंगे और मिडिल एज के लोग ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं चिल्ड्रन हैं उनका नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग चेंज। ये चेंज जो है बार बार हो सकता है, ओके। आप आई होप कि आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाले एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज साइक्लिकल चेंज। साइक्लिकल चेंज जैसे समझ रहे साइकिल की तरह, जो एक साइकिल में हो रहा है, ठीक है। तो ये आइडिया, इस चेंज का आइडिया वॉज गिवन बाय कार्ल मार्क्स एंड दिस इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ चेंज। इन तीनों चेंज में से जो सबसे ओल्डेस्ट टाइप है दैट इज द साइक्लिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं फैशन के अंदर जो ट्रेंड्स हैं दे रिपीट, ओके 1990s का ट्रेंड हो सकता है फिर से आ गया, ओके लाइक बूट कट पैंट्स जो कि इतने पहले चलती थी, तो दैट इज अ साइक्लिकल चेंज विच रिपीट्स इटसेल्फ। So these are the three patterns of social change. Now coming to factors of social change, कि social change कैसे कैसे हो सकता है। So these can be demographic factors, although ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं these are obvious, मैंने ऐसी स्लाइड में ऐड कर दिया है just to cover these. So these can be demographic factors. Demographic factors मतलब population से related factors, आपकी population कैसी है, उसकी composition कैसी है। Then these can be natural factors, जैसे कि नेशनल कैलेमिटीज, फ्लड्स, एपिडेमिक्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना क्राइसिस आया, इट वाज अ पैंडेमिक, तो कितना कुछ चेंज हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ सोशल चेंज है, सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो फ़ोन पे आ गया है, ऑनलाइन आ गया है। नहीं तो अदरवाइज अगर ये पैंडेमिक ना आता सो वी वुड नॉट हैव इमेजिन दैट वी वुड बी टीचिंग एंड लर्निंग, यू नो ऑल दिस प्रोसीजर विल बी गोइंग ऑनलाइन सो सून, तो इसकी वजह से आ गए ना। भी हम फिजिकल डिस्टेंस जो है मेंटेन करके चलते हैं, वी पुट ऑन मास्क, तो इतने सारे जो हैं सोशल चेंजेस हमारे इसमें सोसाइटी में आ गए हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, ओके। सो नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सोशल चेंज। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी की वजह से अगर सोसाइटी में कोई चेंज आ रहा है, हो सकता है कि अर्बनाइजेशन हो रही हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही हो, ठीक है, तो वहाँ पे उसके आगे आके बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तो दैट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। एंड नेक्स्ट वी हैव कल्चरल फैक्टर्स। अगर कल्चरल फैक्टर्स की वजह से सोसाइटी में कोई चेंज आता है देन कल्चरल फैक्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। नाउ कल्चरल फैक्टर्स जो हैं, एक हमारे थिंकर हुए हैं ऑगबर्न, उन्होंने कहा कि कल्चरल फैक्टर्स दो तरीके के हो सकते हैं, मटीरियल कल्चर एंड नॉन मटीरियल कल्चर, ओके। मटीरियल कल्चर मतलब जो मटीरियल से डील कर रहे हैं, सपोज पैसे से डील करता है या मटीरियल से डील करता है, जैसे नाम है। और नॉन मटीरियल कल्चर मतलब जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारी वे ऑफ लिविंग है, ओके। तो कल्चर के अंदर मतलब सिंपल से अगर हम बोलें, कल्चर में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है मटेरियल कल्चर, एक है नॉन मटेरियल कल्चर। तो ऑगबर्न ने ये बोला कि नॉन मटेरियल कल्चर स्लोली चेंज होता है, मटेरियल कल्चर फिर भी तेजी से चेंज होता है, ओके। तो हम अपने जो वैल्यूज हैं, अपने ट्रेडिशंस हैं, उनको धीरे चेंज करते हैं, लेकिन हम मटेरियल चीज़ें फटाफट चेंज कर सकते हैं। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। ये मैंने वैसे ही स्लाइड ऐड कर दी है जस्ट टू कवर द कंप्लीट टॉपिक। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट सोशल चेंज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इट इज सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? सोशल जस्टिस मीन्स दैट ऑल पीपल शुड हैव इक्वल एक्सेस to wealth, health, well-being, justice, privileges and opportunity regardless of their legal, political, economic or other circumstances.
तो इरिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन की पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, कैसे सर्कमस्टांसेस हैं, जो पर्सन है जितने भी लोग हैं उनको इक्वल एक्सेस होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वेल्थ कमाने की, हेल्थ की, वेलबींग की, जस्टिस की, प्रिविलेजेस की और इन सब चीज़ों की, राइट। दिस इज कॉल्ड सोशल जस्टिस, उनकी राइट है ये। ओके, द कंसेप्ट ये है सोशल जस्टिस, फिर से नाम से पता लग रहा है। यूजुअली हम जस्टिस टर्म यूज करते हैं, हम यहाँ भी देखेंगे जस्टिस लिखा हुआ है, वी टॉक ऑफ इट इन लीगल सेंस, ओके, कि कोई केस है उसमें जस्टिस मिलनी चाहिए। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस, तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो मतलब सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मली जस्टिस से भी बड़ा कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ मच बिगर कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और आते हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इक्विटी का, और उसके बाद हम बात करेंगे इंक्लूसिवनेस की। सो लेट अस टॉक अबाउट इक्विटी फर्स्ट। तो इक्विटी हमने पहले भी कवर किया है बेसिक प्रिंसिपल्स में, हेनरी फेयल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उसमें से एक प्रिंसिपल है आपका इक्विटी। तो इसको हम दोबारा देखते हैं, व्हाट इज इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, कि अपने फेयर रहना है। ओके, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। सो इक्विटी मीन्स दैट resources are allocated in accordance with the needs of individuals and populations with the desired goal of equality of outcome। कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। आपके सामने जो लोग हैं उनकी नीड को ध्यान रखते हुए आपने जो रिसोर्सेज हैं एलोकेट करने हैं, ताकि जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो इक्वल निकल के आए। सो इसको हम बहुत अच्छे डायग्राम से समझते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया है हेनरी फेल के अंदर। Now one is equality and one is equity. What is the difference? So यहाँ फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे, दिस इज पिक्चर 1, दिस इज पिक्चर 2। Now we have 3 individuals, okay? तीनों के जो नीड्स हैं अलग अलग हैं। हम चाहते क्या है, हमारा गोल क्या है कि ये जो तीनों के तीनों लोग हैं दे शुड बी एबल टू सी द मैच जो कि वॉल की उस तरफ हो रहा है। ओके, रिसोर्सेज फर्स्ट इक्वालिटी के केस में हमने क्या किया, तीनों को एक एक बॉक्स दे दिया। अब इससे क्या हुआ, इक्वालिटी तो हो गई, आपने तीनों को एक एक बॉक्स दे दिया, पर ये जिसको जरूरत ही नहीं थी ये इसकी हाइट और बड़ी हो गई, ये बिना बॉक्स के भी देख सकता था। ओके, सिमिलरली जो गर्ल है वो देख पा रही है पर प्रॉपरली नहीं देख पा रही है, जो थर्ड पर्सन है जो डिफरेंटली एबल्ड है वो देख ही नहीं पा रहा। अब इक्विटी क्या होगा, फेयर तरीका क्या होगा कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि सामने वाले की नीड क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट पर्सन है उसको नीड ही नहीं है तो हमने उसको कुछ भी नहीं दिया, सेकेंड को हमने 2 बॉक्सेस दिए, एंड थर्ड के लिए क्योंकि ही हैड अ व्हील चेयर हमने एक रैंप अरेंज किया। दिस इज इक्विटी, दिस इज फेयरनेस। ठीक है, अब इस लाइन को पढ़ेंगे जो ऊपर लिखी है, इक्विटी इज द प्रोसेस। इक्विटी ये फेयर प्रोसेस है रिसोर्स एलोकेशन का। इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स इज द गोल। इक्वालिटी किस चीज की, आउटकम की, तीनों को बराबर तरीके से मैच देखने को मिले। ठीक है, तो ये हम इक्वालिटी लेके आ रहे हैं। हम इक्वालिटी की जब यहाँ बात कर रहे हैं तो वो ये वाली इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी का मतलब है इक्वालिटी ऑफ आउटकम, कि तीनों के तीनों पर्सन जो है अच्छे से मैच देख सके। ठीक है, तो जो आउटकम है, जो रिजल्ट है वो तीनों के लिए सेम हो, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, जो कि हमारा गोल है। इस गोल के लिए हमने जो अरेंजमेंट किया ये वाला, दिस इज योर इक्विटी। आई होप इट इज नाउ वेरी क्लियर टू यू। ओके, इससे से कोई नहीं समझा सकता। नाउ सोशल इंक्लूजन, तो ये था हमारा इक्विटी का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं सोशल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल है, सोशल इंक्लूजन का मतलब क्या है, पहले हम सिंपल डेफिनेशन देखते हैं जो नीचे लिखी हुई है। सोशल इंक्लूजन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग ऑल ग्रुप्स ऑफ पीपल विद इन अ सोसाइटी फील वैल्यूड एंड इम्पॉर्टेंट। ना एक सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स तो है ही, आप ग्रुप्स अब किसी भी तरीके से लगा लो, आप इनको जेंडर के तरीके से ग्रुप्स लगा लो, आप इनको कास्ट के तरीके से लगा लो, आप इनको क्लास के तरीके से लगा लो ना, ग्रुप्स तो हैं, पर उन ग्रुप्स को एक्सेप्ट करना एज दे आर और उनको वैल्यूड फील कराना, उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना। ठीक है, उनको ऐसे फील कराना कि वो हर चीज में पार्टिसिपेट कर सकें। तो एक घुलने, जो हम कहते हैं घुलना मिलना सोसाइटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड सोशल इंक्लूजन, राइट। तो दैट फीलिंग, ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं पर
ग्रुप्स होने के बावजूद उनको वैसे एक्सेप्ट करना, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होना, उनको वैल्यूड फील कराना, दैट इज सोशल इंक्लूजन. दिस इज द सिंपल मीनिंग. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू. ना ऊपर जो लिखी है दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाय वर्ल्ड बैंक. ओके, तो कई बार जैसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी डेफिनेशन एज इट इज आ जाती हैं. सो यू मस्ट नो सोशल इंक्लूजन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द टर्म्स on which individuals and groups take part in the society. So improving the ability, opportunity and dignity of those at disadvantage on the basis of their identity. तो उन टर्म्स को इम्प्रूव करना जिनके बेसिस पे जो इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, एक सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर अपनी एजुकेशन के बेसिस पे कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो जो डिसएडवांटेज है उनको आपने एजुकेट करना. ओके, तो मतलब डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट तरीकों से किसी तरीके से कुछ अप्लाई करके जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनको इस काबिल करना कि वो सोशली इंक्लूड हो सके, वो ओपनली पार्टिसिपेट कर सके, उनको इस काबिल बनाना. ओके, तो ये डेफिनेशन जो है दिस वाज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक. नाउ तो ये हमने सबसे पहले सोशल चेंज किया, देन वी डिड सोशल जस्टिस, फिर हमने इक्विटी का कॉन्सेप्ट किया, देन हमने सोशल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट किया. अब हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ सोशल जस्टिस कि कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस के क्या क्या प्रोविजंस हैं. ओके, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम इसमें क्या क्या हेडिंग्स करेंगे. नंबर 1 हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स, देन वी विल डू DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फिर हम स्पेशल प्रोविजंस करेंगे. तो फर्स्ट है फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स में है आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 23. ऑल दो और आर्टिकल्स भी हैं, दीज आर द मेन आर्टिकल्स जो कि सोशल जस्टिस में स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं. ओके, ऐसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इसके अलावा भी, दीज आर द मेन आर्टिकल्स. यहाँ से क्वेश्चन भी जो है आपका आई थिंक 15 और 16 से जो है क्वेश्चन भी अभी लास्ट एग्जाम में भी, प्रीवियस जो लास्ट पेपर हुआ उसमें भी पूछा गया था. ओके, सो यू मस्ट नो. सो व्हाट इज योर आर्टिकल 14? इट इज योर गारंटिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ओके, सो आपको बस आर्टिकल्स पता होना चाहिए कौन कौन से आर्टिकल्स है. देन आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. Then we have Article 16, which is equality of opportunity in matters of public employment. Then we have Article 17, abolition of untouchability. And then we have Article 23, prohibition of traffic in human beings and forced labor, और human trafficking के against जो और फोर्स लेबर के अगेंस्ट जो आपका आर्टिकल है, लॉ बना हुआ है. तो दीज आर बेसिक फंडामेंटल राइट्स. और भी राइट्स हैं, आप चाहे तो सारे के सारे कवर कर सकते हैं. ना इन नट शेल अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? इट वाज टू एस्टैब्लिश एन इगैलिटेरियन सोसाइटी वेयर राइट्स वर गारंटेड टू नॉट अ फ्यू बट टू ऑल. इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब वो सोसाइटी जहाँ पे इक्वल एक्सेस है अपॉर्चुनिटीज के लिए, जहाँ पे सब लोग बराबर हैं. तो इन्हीं से हम राइट से देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का एम था इट वाज टू क्रिएट अ इक्वालिटेरियन सोसाइटी. ओके, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सबको बराबर के हक मिले, जहाँ सब लोग बराबर हों. सो नाउ नेक्स्ट इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो ये एम करते हैं एक वेलफेयर स्टेट बनाने की. ओके, एंड the directive principles strive to create a welfare state and a just social order without any economic exploitation. Just social order, एक न्याय सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए. ओके, सो इसमें भी अगेन बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, यू विल कवर दोज लेटर ऑन. बट यहाँ पे अगर हम क्रक्स देखें, एसेंस देखें, निचोड़ देखें इन प्रिंसिपल्स का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, so it is summarized by Article 38, which is that the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of national life. कहने का मतलब क्या है कि स्टेट कोशिश करेगा कि वो वेलफेयर जो है लोगों का प्रमोट कर सके हर तरीके से, और जस्टिस भी लेके आए. कौन कौन सी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. राइट, तो दिस इज द क्रक्स, निचोड़ है आपका किसका? DPSP का, गिवन इन आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट वी हैव स्पेशल प्रोविजंस. कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं सोशल जस्टिस के लिए. इनमें कुछ आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोट्स, या फिर आप मेक श्योर दैट यू रिवाइज दिस बिफोर द एग्जाम. So first is Article 330. It talks about the reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in the Lok Sabha. Next we have Article 331. It is the representation of Anglo-Indian community by nomination by the President of India.
Then we have Article 332, reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in state legislative assemblies. ओके तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर है. देन वी हैव आर्टिकल 333 रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बाय नॉमिनेशन बाय द गवर्नर. ये आपको इस देखो जो स्टार्टिंग के दो हैं प्रोविजंस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा, फिर है एंग्लो इंडियन कमेटी की रिप्रेजेंटेशन बाय प्रेसिडेंट. देन वी हैव शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में. एंड 333 क्या है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की नॉमिनेशन बाय द गवर्नर. तो ये चार आर्टिकल्स इजीली आपको याद हो जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 337, इट इज एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. एंड लास्ट वी हैव आर्टिकल 338, स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, whose duty is to investigate all matters relating to safeguards for the scheduled caste and scheduled tribe and to report to the president. तो ये आर्टिकल भी important है, आपको याद रखना है. Okay, so these were the special provisions. Now coming to the last slide for today, which is concept of affirmative action, specially reservation. तो ये भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है. इसका मतलब पता होना चाहिए. एफर्मेटिव एक्शन का मतलब पॉजिटिव एक्शन. ओके तो ये है क्या मतलब होता है एफर्मेटिव एक्शन का, अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, क्रीड, कलर एंड नेशनल ओरिजिन्स. तो ऐसे कुछ पॉलिसीज लेके आना या प्रैक्टिसेस लेके आना, उनको इम्प्लीमेंट करना जिससे डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट हो सके ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्रीड, कलर, national origin, etc. Okay, so these policies positively support members of disadvantaged or underrepresented groups that have suffered discrimination. तो ये क्या करती हैं, पॉजिटिवली सपोर्ट करती हैं ऐसे ग्रुप्स को जो हिस्टोरिकली या किसी तरीके से अंडर रिप्रेजेंट रहे हैं या फिर जिन्होंने किसी न किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है. ओके नाउ रिजर्वेशन जो है वो क्लासिक एग्जाम्पल है एफर्मेटिव एक्शन का. So what is your reservation? It is a system of affirmative action that provides representation for historically and currently disadvantaged groups in the society, in education, employment and politics. We all know what is reservation. Okay, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, but you must know कि वो क्या है. एक affirmative action है, positive action है, ताकि जो historically disadvantaged groups हैं, okay, जिनको starting से जो है वो अच्छे तरीके से treat नहीं किया गया, वो किसी न किसी वजह से पिछड़े रहे, उनको बराबरी पे लाने के लिए. ओके बिकॉज जो हमारी इक्वालिटी है, ठीक है, हम बात करते हैं इक्वालिटी, वो हमेशा इक्वालिटी इज ऑलवेज बिटवीन इक्वल्स. अगर आप एक रेस स्टार्ट कर रहे हो तो रेस में जो सारे कंटेस्टेंट्स हैं वो हमेशा स्टार्टिंग लाइन पे खड़े होंगे. अब अगर पहले से कुछ कंटेस्टेंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग लाइन से पहले खड़े हैं तो वो ज़रूरी है कि उनको पहले स्टार्टिंग लाइन पे तो लेके आओ. तो ये जो रिजर्वेशन है, जो एफर्मेटिव एक्शन है, वो ये एक्शंस हैं जो कोशिश करते हैं कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो किसी न किसी वजह से पिछड़े रह गए, मतलब डिसएडवांटेज रहे या उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुई, उनको बराबरी पे स्टार्टिंग लाइन पे एटलीस्ट लेकर आए. Okay, so this was all about affirmative action and reservation. So this is all about today's lesson. We are done with the basic concepts of social welfare administration. Thank you so much for watching. Make sure you revise this lesson and I'll see you super soon in the next lesson. Take care and bye-bye.